पहले हिंदी में समझो कि पहले इंग्लिश में? आज तीनों डॉक्ट्रिन समझा देते हैं। डॉक्ट्रिन। हम्म। हम्म। याद हो गई क्या पूरी जगत की बहुत? है? ज्योग्राफी ज्योग्राफी कर रही हो? अच्छा, रिव्यू वगैरह समझ में आ गया था कि नहीं आया था? किसको किसको नहीं आया था, जरा सही सही बताना। तीन चीजें बताए, तीन टर्म्स यूज किए गए थे। तीन टर्म्स। जुडिशियल। जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल ओवररीच। ये तीनों समझ में आ गए थे कि नहीं आ गए थे? अगर नहीं समझ में आए तो बस इसको बहुत आसान शब्दों में अपने पास रख लो, हमेशा बोलने में भी काम आएगा। कि भाई, कोई भी काम जो आपके जरूरत का है और वो आपके समय पे मिल नहीं पा रहा है, तो बनी सी बात है कि आप उसको एक्टिवली प्राप्त करने की कोशिश करोगे। इसका बेस्ट उदाहरण क्या होता है पता है? इसका बेस्ट उदाहरण ये होता है एक्टिविज्म का, कि बिल्कुल आदमी बिल्कुल एक्टिव रहता है, मतलब कितने जल्दी हो। जैसे आप के घर में शादी है, बारात जानी है, कपड़े लाके या जूते उते लाके बहुत पहले से रख दिए थे, अमूमन लोग रख देते हैं। जिस दिन जाना है उस दिन आपने क्या किया? निकाला और डाला, और पैर में, ना तो वो पैर में जा रहा ना तो यहाँ पे जा रहा है। अब बताओ, अब क्या करोगे? मिसमैच हो गया सब। ना तो जूते जा रहे हैं पैर में और ना तो शर्ट ही आ रही है, शर्ट टाइट हो जा रही है। अब उस वक्त क्या करोगे? एक्टिव हो जाओगे तुरंत। तुरंत चलो, इसको बदलने चलना है, बदल के लाना है। ये होता है ना? तो एक्टिविज्म ये होता है। तो इसी तरह जो काम हमारे संविधान में नए प्रोविजन डाले गए हैं, वो अगर पुराने प्रोविजन से मिसमैच है, मिसमैच है, इनकंसिस्टेंट जिसको बोलते हो, मैच नहीं कर रहा, सुसंगत नहीं है, असंगत हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? बाहर करेंगे। बाहर करने के लिए तीन तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका सेवेरेबिलिटी। दूसरा है इक्लिप्स वेवर। इसको डॉक्ट्रिन शब्द लगा लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। पृथक करणीयता। अभी इसको एक एक करके समझाएंगे तो समझ में आ जाए। पृथक करणीयता। अ, आच्छादन। और तीसरा अधित्याग का सिद्धांत है।
क्या लोड, वो त्याग, वो वाला नहीं, वो दूसरा पर्दा हटाने का सिद्धांत, वो नहीं। हाँ, उसको पर्दा हटाने का सिद्धांत भी बोल सकते हो। ठीक है, ये एक्लिप्स, वेवर और सेवरेबिलिटी, ठीक है। वो पर्दा हटाने का सिद्धांत होता है ना, अभी उसको बताते हैं, समझाते हैं कैसे। तो यहाँ पे किस लिए न्यायालय को ये तीनों डॉक्ट्रिन यूज करनी पड़ रही है, बात समझे कि नहीं समझे। आर्टिकल 13 का सब क्लास 1 क्या कहता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कौन होगा, जो 26 जनवरी 1950 के पहले होगा, वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। फिर 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लग गया, लग गया ना। ये क्या होगा, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, यानी 26 जनवरी 1950 के बिफोर और आफ्टर। बिफोर में आपका होगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होगा, जो भी कानून बनेंगे वो संविधान के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो अब इसके पहले तो आपका संविधान था ही नहीं, 26 जनवरी 1950 के पहले। तो प्री इसको उसके पहले का, संविधान के पहले का। तो वो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे या ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून थे। तो अगर उस ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून में भी कोई ऐसा कानून है जो आज हमारे 26 जनवरी 1950 के संविधान के कानून से मैच कर रहा है, यानी कंसिस्ट है, उससे जुड़ा हुआ है, संगत है, ठीक है, बात समझ लेना, संगत है, तो डन, कोई दिक्कत नहीं, उस कानून को ही कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। लेकिन अगर कहीं से भी थोड़ा से भी अगर नुकसान कर रहा है, किसको नुकसान कर रहा है, फंडामेंटल राइट को। अगर वो फंडामेंटल राइट को कहीं से भी पिन पॉइंट भी अगर कर रहा है, तो अब ये देखा जाएगा कि यार क्या वो उस कानून से वो चीज जो डैमेज है, यानी जो डैमेज कर रही है हमारे फंडामेंटल राइट को, क्या वो सेवर पृथक हो सकता है। तो ये कौन देखेगा, ये हमारा जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट देखेगा या 226वें हाई कोर्ट देखेगा। अब अगर उसको लगता है कि हाँ ये चीज यहां से रिप्लेस की जा सकती है और इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किस पे, कानून पे, अगर इसको हम हटा भी देंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस पे, नहीं, जो जो बचा हुआ कानून है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज बढ़िया चलेगा। लेकिन इतना हम निकाल दें तब, तो अब अगर सिर्फ इतने की वजह से हम पूरा कानून को डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनाई करना पड़ेगा, इसलिए डिनाई करना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट का वायलेट करते हुए कानून को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर वो उतना सेवरेबिलिटी यानी कि पृथक किया जा सकता तो कर दो, और कानून को एज इट इज इम्पोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया उतना पार्ट उसका। अब वो देखना कि अगर नहीं हो पा, अब दूसरी चीज जो अभी मैंने कहा कि कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर फर्क ये पड़ रहा है कि इसको निकालने के बाद इस कानून का कोई मतलब है नहीं है, इस कानून को निकालने के बाद इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे पेरे हुए दूध से क्रीम निकालने के बाद उस दूध का कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता ना। वो तो जबरदस्ती की बात होती है कि चलो सुकून के लिए पी रहे हैं, है ना, कोई मतलब नहीं होता उसका। अगर नहीं कोई मतलब है तो भैया जीरो कर दो, खत्म कर दो, मत खाओ मत पियो, तो वही कानून है।
अगर इसको हटाने से पूरा कानून में डैमेज हो जा रहा है तो जीरो कर दो, पूरे खत्म कर दो, नया बनाइए उस पे कानून। तो ये सेवरेबिलिटी बस इतना से है कि अगर वो हो सकता है तो भैया कर लो, नहीं हो रहा तो फेंक दो। दूसरा उदाहरण इसी पे, ये बात समझ में आ गई ना, कि जो पहले के फंडामेंटल राइट है, पहले के मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले के जो कानून है वो हमारे फंडामेंटल राइट कब आया? 26 जनवरी 1950 से हमको मिला ना, उसके पहले नहीं था लेकिन वो पता नहीं कैसा था, वो उसका कोई मतलब ही नहीं था। देते देते तो नहीं देते नहीं देते, तो उनकी मर्जी पे था। लेकिन अब यहाँ पे तो आपका फंडामेंटल राइट बन गया ना, तो अब हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यार जरा भी कहीं हमारा फंडामेंटल राइट टच किया तो मार देंगे पड़ाक से, है ना, नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब यहाँ पे ये शब्द समझ में आया? क्या नाम है इनका आपका? ऋतु। बात समझ में आई कि नहीं आई? पृथक करणीयता समझ में आ रहा ना? आप अपने हाथ से घड़ी उतार के नीचे रख दो। अब आपने क्या किया? पृथक कर दिया ना, इसको बोलते हैं पृथक्करणीयता। ठीक, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए उसको निकाल के बाहर रख दिया गया। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि जब कभी मार्केट जाते हैं हम लोग, एक दूसरा उदाहरण भी ले लो तो याद हो जाएगा, अगर होगा तो याद हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मम्मी ने भेजा, बेटा जाओ आज तुम्हारे लिए हम सूजी का हलवा बना देते हैं। ठीक है, जाओ चीनी और सूजी लेके आओ। पैसा दे दिया उन्होंने, भाई उतने काम उनका है, उसके बाद आपका काम है। आप मार्केट में गए, अंकल से बोले, बनिया अंकल ने 1 किलो सूजी और 1 किलो चीनी तौल दिया, उसने पन्नी में भर के रख दिया झोले में। अब आप रख के खुशी खुशी दौड़ते हुए आए, उसको उठाते पटकते हुए पन्नी दोनों फट गई, चीनी और सूजी आपस में मिल गई। अब अगर पृथक करने लायक है, अब यही बात सोचो कि अगर है तो कर दो और नहीं है तो फेंक दो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी उसमें ले लो, अगर है करने लायक, मैंने एक उदाहरण कि अगर है, अगर उसमें लाल चीनी रखी हुई है, चीनी में लाल चींटियां घुसी और वो मर गई, तब क्या करोगे? मर गई तब क्या करोगे? ऐसे जिंदा होती तो धूप में रख देते तो निकल जाते, वो धुल के छान रहा है, तो भैया हाँ, मैं यही तो बात बोल रहा हूं ना कि अगर करने लायक है तो कर लो और नहीं करने लायक है तो मत करो। मैं यही तो बोल रहा हूं ना कि अगर करने लायक है तो कर लो, नहीं करने लायक तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर ये कानून करने लायक है तो कर लो, नहीं करने लायक है तो फेंक दो, बस सीधी सी बात है। आ गया समझ में? इससे संबंधित जो केस था वो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का था, और एक बॉम्बे बनाम बलसारा, हम्म, बलसारा स्टेट ऑफ बलसारा। तो हाँ, तो AK गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास में था, द सुप्रीम कोर्ट वाइड डिक्लेयरिंग सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये आपका है 1950, हाँ 1950 का ये आपका। ठीक है, as ultra virus observed, the impugned act minus this section can remain unaffected. The omission of the section will not change the nature or the structure of the subject of the legislation. Therefore, the decision that section 14 is ultra virus does not affect the validity of rest of the act. Similarly, in the
State of Bombay versus Balsara, a case under Bombay Prohibition Act 1949, it was observed that the provision which have been declared otherwise do not affect the entire status. Therefore, there is no necessity for declaring the statute as invalid. ये दो केस आपके हैं, एक के गोपालन बनाम मद्रास। इनमें मामला क्या था? मामला क्या था इनमें? दोनों में मामला क्या था? नहीं, इसमें जो एक एक गोपालन के केस में था, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो 1950 का था, निवारक निरोध अधिनियम, जिसमें यह था कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की विधिमानता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति ले ली गई थी। यानी अगर हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं तो न्यायालय उस गिरफ्तारी की जांच नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को इनवैलिड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। क्यों? कहा कि इस उस धारा को, कहा कि इस धारा को अलग कर देने से उस एक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना तो उसकी संरचना पे, ना तो उसकी प्रकृति पे, और ना ही उसके उद्देश्य पे कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों उसको अलग किया गया? भाई आर्टिकल 14 में इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 22 में क्या दिया जाता है? आर्टिकल 22 में कुछ दिया गया है? 22 में 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट, यानी आपको अगर गिरफ्तार भी किया जाता, अगर आपको डिटेन भी किया जा रहा है, तो आपके ये फंडामेंटल राइट, भैया क्यों हमें क्यों गिरफ्तार किए, हमको बताइए। तो आप, या आप को जो सुरक्षा लेनी है अपने वकील से लीजिए, आपको पूरा राइट है। तो अब यहाँ पे तो कह रहे हो कि नहीं, न्यायालय तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो न्यायालय को तो आप नहीं बांध सकते ना। इसका बांधने का मतलब कि आप मनमाने करने लगोगे, किसी को भी अरेस्ट करोगे और तड़ी पार कर दोगे, बेचारा झेलता रहे। तो न्यायालय की शक्ति आप छीन लिए, तो इसलिए आपको वहां पे उतना निकाल के उसको एक्ट को दुरुस्त कर दिया। बलसारा केस में मुंबई प्रांत में मद्य निषेध अधिनियम 1949 में कुछ प्रोविजंस को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, और उसके बाद भी जो शेष अधिनियम बता था उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो वैध बना रहा। ठीक है। हाँ, जो, हाँ, क्योंकि 1949 का था, वो आपके कानून से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उसको उसने क्या किया, बाहर करके वो किया, और कहा कि जाइए अब आप पूरा मद्य निषेध अधिनियम 1949 का आनंद लीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद एक रोमेश थापर का मामला आया। ठीक है। उसमें भी अल्टीमेटली जितने भी चीजें थी, फिर एक किहोतो होलोहान बनाम जाचिलू का केस था लास्ट में। तो उसमें भी यही था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोध कानून कब बना? दल बदल निरोध कानून कब बना? 52nd अमेंडमेंट 1950 1985 में बना था। ठीक है, 1950 है। उसमें क्या किया गया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ ये होता है, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कि जैसे मान लो सरकार बनाने के लिए एक मेजोरिटी चाहिए, है ना। अभी जैसे बिहार में सरकार बननी है, उसको मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? 122, है ना। अब इस 122 में से दो तीन पार्टियां मिलके, मान लो ये इंडिया गठबंधन की बन रही है, अब इसमें शामिल नहीं बन रही। क्यों?
एग्जिट पोल नहीं देखो, अपना बताओ। तुम लोग वहीं के हो ना, तुम बता सकते हो बेहतर। नहीं किए तो आजू बाजू देखे होगे। नहीं नहीं, रिजल्ट। एनडीए, नीतीश चाचा। हाँ गजब। नहीं नहीं, वही बनेगा। अगर एनडीए बनेगी तो वही बनेगा। चलिए एनीवे, जो भी बने अब देख लेना, 2-3 दिन और बचे हैं। ठीक है। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी तो इसका मतलब कि युवाओं को बोलने का फिर कोई अधिकार नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ट्रेनें नहीं मिल रही है, ये हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो फिर तो एक कहावत भी है कि जो जैसे लोग होते हैं वो वैसे ही पसंद रखते हैं, है ना। हाँ। तो इंडिया में कांग्रेस भी है और आरजेडी भी है और एचएम भी है ना। नहीं नहीं, एचएम दूसरे, वीआईपी है, वीआईपी। वीआईपी है वो, उसकी है वो, लोजपा है। लोजपा है। लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी है। तो जी। हाँ हाँ, तो बस वही होगा। हम्म। 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 हाँ हाँ, सही बोले। ठीक, दिखा के उसको। हाँ ठीक। अरे वो, अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, अभी बाद में क्लास में अभी बात करते हैं। तो अब इसमें से मान लो कि 90 सीट आ गई आरजेडी की, 30 सीट मिल गई कांग्रेस की, और 3-4 सीट वीआईपी की आ गई। 4 सीट हो गई, 9 3 12, 124 सीट हो गई। सरकार बन गई है। क्या हुआ? हाँ हाँ, मतलब सरकार बन गई। अब इसमें से क्या हुआ कि आरजेडी के कुछ विधायक या इसके कुछ विधायक बागी हो गए, क्योंकि उनको मंत्री पद मिला नहीं या जो भी है। अब उन्होंने हाँ, अब इसमें से क्या हुआ, 30-35 लोग कट के जा रहे हैं आरजेडी के। पहले का कानून बता रहा हूं, अभी बदल गया है। तो पहले जब जब पारित हुआ तो ये था कि कोई भी पार्टी अगर किसी भी पार्टी में टूट के मिलती है तो उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन शर्त ये थी कि अगर 1/3 टूट के जा रहे हैं और जाने के बाद वो पार्टी की मान्यता ले रहे हैं अपना कोई पार्टी बना के, तो ये उसी इसी कानून की जो उपज है, जो लोजपा सोजपा ये वो जो है ना, सब उसी की उपज है। ठीक है। तो 1/3 कट के अगर गए और वो पार्टी की मान्यता ले लिए, और मान्यता देता कौन है? पहले तो इनकी सदस्यता को बचाने का प्रश्न आता है। तो ये विधानसभा अध्यक्ष करता है, या विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष, दोनों में से होती है। तो अब लोकसभा अध्यक्ष या या तो विधानसभा अध्यक्ष। अब चूंकि विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है वो किसका आदमी होता है? सरकार का आदमी होता है ना। अब जब ये 1/3 जाएंगे तो इनकी सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। अब ये 1/3 किस सरकार में जा रहे हैं? जिसकी सरकार बन रही है। अब जिसकी सरकार बन रही है उसी का विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। तो वो क्या करता था, तुरंत इन 1/3 लोगों को मान्यता दे देता था। ठीक है, मान्यता दे देता था, और फिर ये जाके निर्वाचन आयोग में अपना। हाँ, तो अब हो गया एक, तो ये अलग पार्टी बना, आपकी मेंबरशिप अभी पहले पहले बनी हुई थी कि आप पार्टी बना लिए ना, आप कानून का पालन कर लिए ना, यही कानून था। तो इसमें यह था कि लोकसभा स्पीकर को, कि हो तो हो लोहान बनाम जाचीलू के केस में यह था कि लोकसभा अध्यक्ष को आली नाल कर दिया गया था, यानी कि वो जो फाइनल कर देंगे उसके बाद आप अपील में नहीं जा सकते कहीं। ये मामला गया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने कहा ना, ये नहीं हो सकता। इससे तो गलत हो जाएगा ना, फिर लोकसभा किसी को हम सुप्रीम पावर नहीं दे सकते।
तो उतना कहा कि नहीं, इतनी चीज आप हटा दीजिए कानून से, आपका कानून सही है, आप उसको आगे कोर्ट में जाने का मौका दीजिए ना। हो सकता है आप गलत, और गलत करते ही, इसमें पूरा गलत ही होता था, इसमें साफ नहीं होता था, पूरा गलत होता था। तो उतनी सी बात को लेके वहां पे मामला फंस गया था। कोर्ट के सामने गया, कोर्ट ने उसको सही कर दिया, दुरुस्त कर दिया, उसको हटाइए आप। विधानसभा अध्यक्ष नहीं, न्यायालय होगा सर्वोच्च। भाई हम गार्जियन है, हम देखेंगे आप कैसे फैसले ले लेते हो। जैसे घर में फैसले होते हैं ना बहुत से, किसी चीज को बेचने का, खरीदने का, जो भी है, बेटा ले लेगा बाप के रहते हुए, तब बाप बैठा हुआ है तो बेटे क्या हैसियत है, कहा नहीं इसको हटाइए, जो भी होगा मुझसे पूछे होगा। ये बात यहाँ पे कर दिया, तो बात समझ में आ गई ना। ये कैसा कानून था, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल था। क्यों? क्योंकि 1985 में बना था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद बना था। तो हम दोनों तरह से, पुराने का भी हो चाहे नए का भी हो, दोनों में सेवरेबिलिटी कर सकते हैं, परख सकते हैं। बात समझ में आ गई? किसका? एंटी डिफेक्शन का। अब ये है कि अब आपकी सदस्यता ही समाप्त हो जाती है सीधा, अगर आपने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिस पार्टी से आप लड़े हो, तो वो इलेक्शन के पहले ही आप त्याग दीजिए तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको खत्म ही कर दिया गया। अब ये है कि अब आप पार्टी से जा भी, अब देखो उसमें ये किया गया सीधी सी एक बात, कि अगर आप अपनी पार्टी, यानी जैसे मान लो आप से हो, आप आम आदमी पार्टी, तो अब जनता ने आपको जो चुना है, किसके उस पे चुना है? आपके सिद्धांत पे चुना है। अब आप 10 लोग चुन लिए गए, अब पता चला कि दिल्ली में सरकार बनना 3 विधायकों की जरूरत है, तो अब इसमें से 3 चले आए, तो अब ये अगर तीनों जा रहे हैं तो इनकी तीनों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, फिर से इनको लड़ना पड़ेगा इलेक्शन। तो ना तो राम ही मिले, ना तो रहीम मिले, है ना तो खुदा ही मिला, ना वैसाले सनम। हाँ हाँ, फिर से होगी। ठीक है, किसमें? महाराष्ट्र वाले में भी उसमें कुछ मसला था। उसमें यह था कि वो पूरी की पूरी पार्टियां मर्ज हो गई थी। हाँ, पूरी की पूरी पार्टियां मर्ज हो गई थी। और एक होता है चुनाव के पहले के गठबंधन होते हैं, और एक चुनाव के बाद के गठबंधन होते हैं। ठीक है, तो वो उसमें है कुछ, अभी पढ़ना है नया वाला जो आया है, हमको भी देखना है। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये कि अब आप नहीं, अगर ऐसा होता ना, तो अभी जैसे पूजा पाल गई है, कांग्रेस में इनको वो समाजवादी से लड़ी थी, बीजेपी का समर्थन कर दी, तो उन्होंने एक्सपेल का वो नोटिस दे दिया है। अब विधानसभा, चूंकि अब उसी पार्टी में गए, तो विधानसभा अध्यक्ष अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जिस दिन लेगा उस दिन सदस्यता इनकी निरस्त हो जाएगी, फिर से चुनाव होगा वहां पे। हाँ हाँ, वो आप बोल देगा ना कि इनको, हाँ हमारी पार्टी से निकाल दीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये तो समझ में आ गया ना। सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स में देखिए क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। यानी कि जो संविधान के पहले की विधियां हैं, वो शुरू से ही शून्य नहीं होती हैं। यानी संविधान लागू होने की तारीख से, यानी वो शून्य होंगी, उसके पहले वो शून्य, उसके पहले तो चल रही थी ना, उसके पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे देश में कानून चल ही रहा था, उन्हीं के चल रहा था पूरा। बल्कि उनके प्रवर्तन को रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। यानी ये कहा जाता है कि इस चीज की जगह अभी हमारा ये चीज चल रहा है ना, तो अभी इसको ऐसा करो, इसको बाहर रखो, अभी ये जब खत्म हो जाएगा तब इसको हम लाएंगे। लेकिन अगर उसी में से कुछ चीज इसको मिला दिया जाए, तो ये और अच्छा हो जाए, और कानून अच्छा हो जाए। तो जो चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट में चल रही थी, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले, वो हम अपने देश के कानून लागू, संविधान लागू होने पर उसको अगर हम ले रहे हैं, तो कुछ चीजें डिस्टर्ब हो जा रही।
अब वो जो चीजें डिस्टर्ब हो जा रही है तो उनको ये कहा जा रहा है कि इनको आप उठा के अभी बाहर रखिए। किसको? जो पुराना कानून है उसको बाहर रखिए, ये नया चीज अभी इस्तेमाल करिए। जैसे घर में अगर डबल डोर की फ्रिज आ गई तो बेचारी सिंगल डोर की फ्रिज कहाँ जाएगी? पर्दे में रख दी जाएगी, पीछे इक्लिप्स छिपा दी जाएगी, आच्छादित कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जगह नई आ गई है और नई और पुरानी में बहुत अंतर है, वो मैच ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसमें यह था कि भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश का केस था इसमें। हाँ, तो यार इनकंसिस्टेंट क्या बोला गया है? जो सुसंगत नहीं है, अब इसको समझो भाई, सुसंगत नहीं है। मान ली कानून चल रहा था भारत में, जैसे बरार मोटर यान अधिनियम 1930 सॉरी 1947 आपके देश में लागू था। तो 1947 बरार मोटर यान अधिनियम क्या है? किसका है? किसका है? बरार मोटर यान अधिनियम किसका है? ब्रिटिश का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। उसमें यह था कि जितना भी राज्य को मोटर का व्यापार करने का एकाधिकार, किसको? राज्य। राज्य को मोटर का व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। मोटर का मतलब जितने भी परिचालन होते हैं, जैसे सुल्तानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से सुल्तानपुर, गाजीपुर, तमाम हर जगह जाती ना बसें, तो उसमें प्राइवेट बसें भी चलना चाहिए था। किसमें? फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 19(1) जी में। किसमें है? जो व्यापार करने का अधिकार है ना आपको, शाम है ना, जी में। हाँ, जी में है ना, व्यापार करने का अधिकार है ना आपको। तो अब उसमें क्या था? उसमें यह था कि सिर्फ राज्य ही व्यापार करेगा, यानी कि और नागरिक नहीं कर सकता। आप प्राइवेट बस नहीं खरीद सकते, खरीद लो, चला नहीं सकते आप। अपने लिए खरीद लो, चला नहीं सकते आप। तो हमारा बिजनेस का अधिकार क्या हो रहा है? इन्फ्रिंज हो रहा है। अब फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो बरार मोटर यान अधिनियम को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कहेंगे इसको बाहर रखो। या तो इसमें हमारी बात भी शामिल करो। तो जब कोई चीज मृत प्राय कर दी गई है, आच्छादित कर दी गई है, छिपा दी गई है, तो कैसे लागू होगी? तो कह रहे चल लाओ भाई, इसका भी शामिल कर लो। ठीक है ना, जैसे कभी कभी होता है चंदे का मसला आता है ना, तो टीम ये तय करती कि इसका चंदा नहीं शामिल करना है। तो कहता अच्छा, मेरा नहीं शामिल करोगे? तो कहता ठीक है, तुम फंक्शन कर लेना फिर, है ना, ये तो बोलता है। तो ठीक, कर लेना फिर तुम फंक्शन। फिर वो अपना चलने लगता है, आप लोग अपना चलने लगते हो। तो फिर ये होता है यार, कहीं लड़ाई ना हो जाए, चंदवा ले लो इससे। हाँ, चंदवा ले लो इससे, ताकि लड़ाई झगड़ा ना होने पाए और काम आसानी से हो जाए। तो अब बरार मोटरयान अधिनियम तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट से वायलेट है। तो भाई उसको आच्छादित कर दो, अपना हम फंडामेंटल राइट वाला चलाएंगे। जो व्यापार का अधिकार दिया हम करेंगे, सब लोग करेंगे व्यापार, क्योंकि हमको फंडामेंटल राइट है व्यापार। बस खरीद लो, जाओ 10 ठो खरीद लाओ, चलाओ, देखते हैं कौन मना करता है। कोई नहीं मना करे, कौन करेगा तो? लेकिन अब इनके पास तो कोई मोटर व्हीकल का कानून नहीं था उस वक्त, इतनी जल्दी कहाँ से बन सकता था? तो क्या यार, उसी को लाओ और इसमें जो है संशोधन करके काम चलाओ, देखा जाएगा बाद में। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बात समझ गए होगे? तो ये आपका आच्छादन का सिद्धांत तो कुछ दिनों के लिए हो गया। तो जैसे इक्लिप्स होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, कितने दिन के लिए होता है? कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए होता है। परमानेंट तो ही होता है। और आपकी पुरानी चीजें भी कुछ दिनों के लिए रहती हैं। स्वेटर वगैरह 8-9 महीने के लिए अंदर रहती है, उसके बाद फिर बाहर आ जाती है। फिर अगर संशोधन करने लायक होता है संशोधन कर लेते हो, हटाने लायक होता है तो भगा देते हो, है ना। होता कि नहीं होता? ये आच्छादन का सिद्धांत होता। इसी को पर्दा उठाने का सिद्धांत भी बोलते हैं। पर्दा उठाइए,
गर्दा गिराइए, ठीक है। हाँ, वो है दूसरा नेचर, लेकिन ये कैसे। हम्म। फिर लास्ट में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, बहराम खुर्शीद बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें ये भीखाजी वाला ही है बाकी। हाँ, एक ही केस है हाँ, ये भीखाजी। बहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य, और विशेषरनाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर, और मुथैया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर। 3-4 केसेस में, लेकिन फिर एक ही समझ लोगे, में कोई दिक्कत नहीं। होगा तो आएगा, नहीं है तो ऐसे बहुत से ऐसे है ना, लीडिंग केस की बात हो रही है, केस तो बहुत से होंगे। हाँ, वो पोस्ट वाले में होगा ना, तो पोस्ट वाला बाद में जो बन रहे कानून ना, उसमें आएगा ना। तो उसको पहले सिद्धांत समझो, फिर केसला भी समझ लो। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर में क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, वेव मतलब त्याग। अगर लोगों को ये राइट दे दिया जाए कि जहां पे आप फंसो वहां पे फंडामेंटल राइट छोड़ दो, तो अनर्थ हो, मतलब ही क्या होगा फिर? लोग कहेंगे ऐसा बेटा बहुत ज्यादा आगे आगे मत करना, फंडामेंटल राइट के चक्कर मत पड़ना, नहीं बर्बाद कर देगा तुमको। यहाँ पढ़ाने में 2 मिनट का टाइम लगता है, तो सब लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट। और जब नहीं चाहिए तो फिर क्या होगा? फिर पुराने वाली सिचुएशन होगी, चलो काम है आज, नहीं जा रहा है तो निकाले बेल्ट और शुरू कर दिए। बहुत फंडामेंटल राइट कर रहे थे, अब तो तुम छोड़े, अब बताते हैं तुमको। तो इसीलिए संविधान को लोग बदलने के पीछे क्यों पड़े हैं? यही रीजन है, क्योंकि संविधान जो है वो बहुत बड़ी शक्ति आपको दे रहा है, और हर तरह से दे रहा है, और हर जगह मनमाना होने लगेगा। अगर संविधान हटा दिया जाए तो पूरा देश तबाह, पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। जस्ट लाइक जैसे वहां पे है, जब जिसकी मर्जी होती है उसको अपने हिसाब से हाँ हैंडल करने लगता है। संविधान जो है आपको रोक रोक के मतलब कि आपको एक कंट्रोल करता है, एक आपको लिमिटेशन में रखता है, आपको अपनी दहलीज बताता है कि हमारी ये है ना। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट को त्यागने नहीं दिया जाए। अब ये वाला केस आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें इनकम टैक्स का मामला था ना। खुर्शीद बहराम बनाम, ठीक है, बहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज। हम्म। विशेषण नाथ वाला इनकम टैक्स है, इसको भी पढ़ लो, इसमें भी समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें यह था कि जो आयकर अधिनियम था उसके अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध एक जांच बैठी, और जांच में यह पाया गया कि अभिलार्थी ने एक बहुत बड़ी रकम छिपाई हुई है और उसने आयकर नहीं चुकाया। इसके बाद अपीलार्थी ने आयकर अधिकारियों के साथ आयकर और जुर्माने के रूप में 3 लाख रुपए किस्त के रूप में भरने की तैयारी करने का समझौता कर लिया। ठीक है, हम 3 लाख रुपया दे देंगे और सब सेटलमेंट हो जाएगा। बैंकों में भी होता ना सेटलमेंट। ये समझौता 1954 में किया गया था। ठीक। 1955 में एक दूसरा केस आ गया, मुथैया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर का। उसमें भी धारा 5 सब क्लास 1 जो इनकम टैक्स एक्ट था उसकी धारा, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। किसको? धारा 5(1) को। कब किया गया? 1955 में। ठीक है, कर दिया गया। तब अपीलार्थी ने इस रकम के संबंध में जिसे उसने चुकता करने का समझौता किया था, अब 54 में हम 3 लाख रुपया देने की बात कर लिए धारा 5(1) के अंतर्गत, है ना। अब 55 में धारा 5(1) को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो हम तो फिर फ्री हो गए, है ना। हम तो फ्री हो गए। तब अपीलार्थी ने रकम के संबंध में जिसे उसे चुकता करने का समझौता किया था, आपत्ति उठाएगा, बनी सी बात है।
कहेगा सर जब कानून नहीं तो फिर फीस नहीं। तो आयोग की ओर से ये कहा गया कि यदि ये मान भी लिया जाए कि उक्त अधिनियम की धारा 5(1) जिसके तहत आपको बाउंड किया गया है, समझौता करके अनुच्छेद 14 में निहित अपने अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दिया है, तो अब वो दावा नहीं कर सकता है, वो उसका दावा नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी नागरिक संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता। आयोग वाले ये कह रहे थे, इनकम टैक्स वाले, कि आपने तो पहले से ही अपने अधिकार को वो कर दिया है, अब आपको कहां से वो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात हुई थी और उसमें उनको पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स ने जुर्माना लगा दिया कि आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, और ये कहा गया कि आपको 3 साल के अंदर 3 लाख रुपया देने हैं इंस्टॉलमेंट में करके, एक एक साल में 1-1 लाख। आज ये काम हुआ आपके साथ। कल के उस कानून, जिस कानून के तहत आपको दोषी घोषित किया गया था, वो कानून आर्टिकल 14 के अनुसार देखना, ध्यान देना, वो बाई पार्लियामेंट कानून के माध्यम से नहीं हुआ, आर्टिकल 14 के आधार पे, समानता के आधार पे वो धारा ही रिपील कर दी गई, क्योंकि वो असमानता कर रही थी जिसके तहत आपको पकड़ा गया था। तो अब आपने आपत्ति उठा दिया। तो अब इनकम टैक्स वाले कह रहे थे ना, आपको, आपने तो आर्टिकल 14 त्याग दिया आप ना, क्योंकि आपने हमसे समझौता कर लिया है। अब आपका कौन सा आर्टिकल 14 या जो उसका कोई प्रभाव पे नहीं पड़ेगा, आप हमको दीजिए 3 लाख रुपया। वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। कहा साहब देखिए, आर्टिकल 14 जब वो वायलेशन कर रही थी तो मेरा भी हुआ है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, तो अब आयोग ने यही कहा कि साहब ये तो पहले ही समझौता कर लिया है, अपने राइट का तो इसने त्याग कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फंडामेंटल राइट कोई त्याग नहीं सकता है। ये बात थी। आर्टिकल 14 के तहत जो चीज शून्य घोषित की गई, उसमें इसको भी लाभ मिलेगा और इसको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, जुर्माना उसको नहीं भरना पड़ेगा। यही चीज अगर कानून बना के, यानी कि 1954 में आपको दंडित कर दिया गया है, और उन दूसरे दिन कानून बन जाता और ये कहा जाता कि वो जो धारा 5(1) थी उसको इस एक्ट से निकाला जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपको छूट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारे जो कानून होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के नहीं होते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के होते हैं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जो भविष्य की बातें, अब यानी इस तारीख से जो बातें आगे होंगी वो उस पे लागू होगा, जो पहले हो चुका है उस पे लागू। बात समझ में आ गई? तो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, ये दो, यानी भविष्य लक्षी और भूतलक्षी। तो भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। और कभी कभी कुछ कानूनों में, सिविल वगैरह में भूतलक्षी प्रभाव और इनकम टैक्स वगैरह में भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है, लेकिन बाकी क्रिमिनल में तो कतई नहीं होता है। क्रिमिनल लॉज में भूतलक्षी प्रभाव कभी भी नहीं दिया जाता, नेवर। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए, बस यहीं तक रखिए, कल देखते हैं फिर क्या क्या दिए थे। अच्छा, मिला दिए सब। चलो अभी मिला दे, कल दिखा देना, बहुत टाइम हो गया।